I'm Komal Chitwani from MB International School, Nayagaon, Kota. So today we are going to study in class 9 subject economics and chapter 1 the story of village Palampur. So let's start. The story of village Palampur. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. पालमपुर की स्टोरी को बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि एक विलेज की हाइपोपैथेटिकल कंडीशंस कैसी होती है रिलेटेड टू फार्मिंग. फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर. फार्मिंग मीन्स लाइक आप जो भी खेती वगैरह करते हैं वो फार्मिंग में आती है, पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आती है. Whereas several other activities such as small scale manufacturing dairy, इसके अलावा वहाँ पे प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड भी मैन्युफैक्चरिंग के वर्क होते हैं. ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल. लेकिन ये सारे डेयरी से और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं लिमिटेड स्केल पर होते हैं, लेकिन जो फार्मिंग है वो एक सबसे मेन एक्टिविटी है. These production activities need various types of resources, और इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एटसेट्रा. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. जब हम इस स्टोरी के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी गुड्स जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो पड़ेगी. इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. जो पालमपुर एक ऐसा सेंटर विलेज है, ऐसा सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे टाउन और विलेज कनेक्ट होते हैं. रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर. पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रायगंज है. एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. ऐसे ही ये ऐसा सेंटर है जिससे शाहपुर के आसपास के टाउन से भी ये कनेक्ट होता है और उनके पास जाना बहुत ईजी है. मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टोंगा, बोगीज loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeeps, tractor and trucks. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जैगरी या गुड़ का ही फार्मिंग होती है, और भी हैं जिनका होता है, लेकिन उनके लिए बुलक कार्ट, टोंगास, बुगीज के अलावा मोटरसाइकिल, जीप और ट्रैक्टर और ट्रक्स का यूज भी किया जाता है. This village has about 450 families belonging to several different castes. यहाँ पे almost approx 450 families हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं. The 80 upper caste families on the majority of land in the village. उसमें से 80 upper caste ऐसी हैं जिनके पास लैंड ज़्यादा है, मेजोरिटी ऑफ लैंड ज़्यादा है. Their houses, some of them quite large and made of brick with cement plastering. उनके जो हाउस है वो भी पक्के घर बने हुए हैं. The SC यानी कि दलित, जो SC कास्ट है, लोएस्ट कास्ट है, comprise 1/3 of the population. सबसे 1/3 पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है वहाँ पे. एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और वे विलेज के किसी कोने में रहते हैं, लाइक उन्हें अपार्ट किया हुआ है. इट सीम्स लाइक दैट. एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. इनके जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. पालमपुर की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वहाँ पे अधिकतर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं. इलेक्ट्रिक पार्ट्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स. एक्चुअली वहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्ट्स का यूज़ किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फील्ड्स हैं, वहाँ जो खेती की जाती है ज़मीन पर, उसमें ट्यूबवेल्स का ज़्यादा यूज़ होता है. एंड इज यूज टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. पालमपुर इज 2 प्राइमरी स्कूल्स. यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड 1 हाई स्कूल और एक सेकेंडरी स्कूल भी है. देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट. एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है. मतलब एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और एक प्राइवेट भी है. वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है. द डिस्क्रिप्शन अबाउट शोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स. यानी कि इन सबको पढ़ने के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि पालमपुर है वो एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है. वहाँ पे सब कुछ डेवलप्ड है. किस किस चीज़ को लेकर, रोड को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन में क्लियर है कि वहाँ पे बुलक कार्ट, टोंगास, बुगीज यही नहीं चलते. इसके अलावा जो हमारी आज की जनरेशन है उसके आज के एरा के अकॉर्डिंग मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स ये सब भी चलते हैं. तो इट मीन्स वहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छा है. इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है. इरिगेशन मीन्स वहाँ पे सिंचाई अच्छी होती है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइन वी हैव रेड इट, ट्यूबवेल्स इन द फील्ड. सो इट मीन्स वहाँ पे इरिगेशन भी बहुत अच्छा है. स्कूल अच्छे हैं, हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट डिस्पेंसरी भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है. सो कंपेयर दीज फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेज. तो हम खुद भी अगर हम कंपेयर करें तो अगर हम किसी विलेज के बारे में जानते हैं
तो हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि पालमपुर इज रियली वेल सेटल्ड विलेज। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनेटरी विलेज, हम कह सकते हैं कि पालमपुर की स्टोरी एक इमेजिनेशन है, बट इट्स नॉट दैट मच ट्रू। बहुत सारे विलेज ऐसे होते हैं जिनमें सारी फैसिलिटीज होती हैं। Will take us through the different types of production activities in the village. In villages across India, farming is the main production activity. और जैसे कि इसमें पालमपुर में बताया गया है कि फार्मिंग सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वैसे ही सब विलेजेस में यही होता है। विलेजेस का जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है वो फार्मिंग होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं एनिमल्स को लेकर भी होता है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती हैं जिसमें आता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी चीज़ों को बनाना जिसे हम हैंडमेड थिंग्स कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, चीज़ों को इधर से उधर लेकर जाना, शॉपकीपिंग, दुकानदारी एटसेट्रा। वी शेल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हम दोनों के ही बारे में पढ़ेंगे, नॉन एक्टिविटी के बारे में भी और इनके बारे में भी। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, हम जो ये हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं इनके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। किसी भी प्रोडक्शन का सबसे फर्स्ट एम यही होता है कि जो हम चाहते हैं उसे बनाना। There are 4 requirements for production of good and services. 4 requirements होती हैं. So let's start. The first requirement is land. किसी भी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लैंड, जमीन होना। अगर आप सपोज कोई भी फसल उगाना चाहते हो तो उसके लिए जमीन होना बहुत जरूरी है, कहीं भी नहीं हम उसे लगा सकते। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है लेबर, यानी कि उस जमीन पर काम करने वाले मजदूर। पीपल हु विल डू, ये लेबर क्या है? पीपल हु विल डू द वर्क, जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एडुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। सिर्फ हमें मजदूरी नहीं चाहिए, ऐसे लेबर भी चाहिए जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल पर एडुकेटेड हो, जो एक्स्ट्रा वर्क को, नेसेसरी वर्क को हैंडल कर सके। सॉरी। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हमें ऐसे भी वर्कर चाहिए होते हैं जो लेबर के ऊपर कंट्रोल कर सके। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल क्या है? द वेराइटी ऑफ इनपुट्स जो हमें जरूरत होती है उस काम को करवाने के लिए। इट वेरी एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के टाइम पर उस काम को करवाने के लिए, उस प्रोडक्शन को करवाने के लिए। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर द फिजिकल कैपिटल? अब कौन कौन से आइटम आते हैं, कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है? लेट्स स्टार्ट। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as farmer plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computer, etc. हमें बहुत सारी मशीनों की जरूरत पड़ती है, जैसे जनरेटर की, टर्बाइन की, कंप्यूटर की। Tools, machines, building can be used in production over many years and are called fixed capital. ये fixed हैं जो उसमें जरूरत पड़ती है हमें। रॉ मटेरियल एंड मनी, हमारे हाथ में रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल अगर हम चावल या गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो उससे पहले का जो मटेरियल है वो भी होना चाहिए, मनी भी होना चाहिए। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वेयर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पोटर। अगर कोई पोटर कर रहा है तो उसको क्ले की जरूरत है, वो एक रॉ मटेरियल है। वेयर कोई काम कर रहा है तो उसे यार्न की जरूरत है कपड़ा बनाने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल विच वी रियली रिक्वायर इन प्रोडक्शन। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स। और डेफिनेटली जैसे हम कहते हैं मनी कम्स विद द मनी, तो किसी भी प्रोडक्शन को बनाने के लिए या पेमेंट को करने के लिए पहले हमारे पास मनी होना जरूरी है। एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम, किसी भी आइटम्स को खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। और यही रॉ मटेरियल जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है और रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए जो मनी चाहिए होती है, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. There is a fourth requirement too. अब 4 requirement भी है। You will need knowledge and enterprise to be able to put together land. अब इन सबको करने के लिए हमारे पास एक नॉलेज भी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम सब कुछ ला के रख दें, we don't know how to produce, so we cannot do anything. Land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. आपको ये पता होना चाहिए हमें प्रोडक्शन कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसे मार्केट में बेचना है, यानी कि एग्रीकल्चर, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस these days is called human, every production is organized human capital। और यही जो सीखने का तरीका है, these days is called
ह्यूमन कैपिटल। यही चीज़ जो हमारा सीखने का तरीका है कि हमें कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे बनाना है, कैसे बेचना है, इस कॉल वी शिल मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस सीखने को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कोई भी प्रोडक्शन में क्या क्या चाहिए होता है? कंबाइनिंग लैंड, लैंड की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, फिजिकल कैपिटल मीन्स हमें टूल्स की जरूरत होती है, और ह्यूमन कैपिटल मीन्स हमें नॉलेज की जरूरत होती है, विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। As we read through the story of पालमपुर, जैसे कि हमने पालमपुर की स्टोरी के बारे में पढ़ा, we will learn more about the first 3 factors of production। वैसे ही हम 3 factors के बारे में पढ़ेंगे। For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. So farming in पालमपुर, the first factor is land is fixed। किसी भी जगह की हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसकी लैंड फिक्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग किसी भी विलेज का सबसे मेन प्रोडक्शन है। 75% ऑफ द पीपल, वहाँ के 75% जो लोग हैं वो वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए 75% गांव के लोग, विलेज के लोग किस पर डिपेंड है? फार्मिंग पर। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स, वो फार्मर भी हो सकते हैं और फार्म पर के अंडर में काम करने वाले लेबरर भी हो सकते हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farms, और उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। But remember that there is a basic constraint in raising farm production। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि फार्म प्रोडक्शन की एक बेसिक लिमिट होती है। हम किसी भी लैंड पर ज़रूरत से ज़्यादा फार्मिंग नहीं कर सकते, सबकी एक बेसिक लिमिट है। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होता है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन करना है, सपोज आप व्हीट का कर रहे हैं, राइस का कर रहे हैं, तो इसका एक जो एरिया है वो फिक्स होता है कि इस एरिया में इतना ही प्रोडक्शन हो सकता है। उसकी एक बेसिक लिमिट होती है, बेसिक कंस्ट्रेंट होता है। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। हम 1960 से पालमपुर में ये नोटिस किया जा रहा है कि वहाँ पे तब से कोई भी खेती, कोई भी सिंचाई नहीं की गई है। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड, और इसी वजह से वहाँ पर 1960 से ऐसी जमीनें हैं जहाँ पे कुछ भी खेती सिंचाई अब की नहीं जा सकती। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप, अब उन जमीनों पे कोई स्कोप नहीं है टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने का। वाई? क्योंकि 1916 से वहां पे कोई भी फार्मिंग नहीं की गई है। बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर द कल्टिवेशन, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। किसी भी लैंड को मेजर करने की जो बेसिक यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो हेक्टर होती है। दो इन द विलेजेस यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट सच एज बीघा, गुइंथा। इसके अलावा जो नॉर्मल लोग होते हैं, विलेज के लोग, वो इस हेक्टर की जगह बीघा और गुइंथा वर्ड भी यूज करते हैं। 1 हेक्टर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, और इसी को ही हेक्टर को मीटर्स में कन्वर्ट करके भी लोग मेजरिंग करते हैं। नाउ इज सेकेंड फैक्टर इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही चीज, एक ही जमीन पर एक से ज्यादा ग्रो हो सकती है? लेट्स स्टार्ट, इज इट पॉसिबल और नॉट? In the kind of crops grown and facility available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। यूपी का एक वेस्टर्न पार्ट है, इस वजह से यहाँ पे सबसे अच्छी फार्मिंग होती है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, इसकी जितनी भी लैंड है वो कल्टिवेटेड है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, ऐसी कोई जमीन नहीं है जो खाली हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, और यहाँ पे जब रेनी सीजन होता है तो वहाँ पे जो फार्मर हैं, कहाँ पे? यूपी के पालमपुर में जो फार्मर है वो क्या करते हैं? ज्वार और बाजरा लगाते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड, और यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो कैटल फीड की तरह यूज होते हैं, यानी कि जानवरों को खिलाए जाते हैं। इट इज फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब यहाँ पे जिस लैंड में ज्वार और बाजरा लगाया जाता है, उसी लैंड में अक्टूबर और दिसंबर में पोटैटो भी लगाया जाता है। मींस वन लैंड पर एक से ज्यादा फसल लगाई जाती है। इसी फॉर्म पर, इसी पर ही हमने सबसे पहले क्या लगाया? ज्वार बाजरा। देन अक्टूबर दिसंबर में हमने क्या लगाया? पोटैटो। इन द विंटर सीजन, और विंटर सीजन में हम क्या लगा रहे हैं इसमें? रबी। फील्ड्स आर सोन विद द वीट, वीट भी लगाया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज, और फिर इनफ में हमें सफिशिएंट अमाउंट मिल जाता है, जिसे कहाँ सेल किया जाता है? रायगंज के मार्केट में। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन, फिर यही लैंड एरिया शुगर कैन लगाने में भी काम आता है।
विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो हर साल ऐसे ही रिपीट होता है। शुगर कैन इन इट्स रो फॉर्म और इज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, और फिर इस शुगर कैन से जैगरी यानी कि गुड़ बनता है जो शाहपुर के ट्रेडर्स, शाहपुर के बाजारों में और व्यापारों में बेचा जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि पालमपुर में इतनी अच्छे से एक ही साल में एक ही लैंड में इतनी सारी क्यों हो जाती है। रीजन इज दैट क्योंकि वहां पे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, यानी कि सिंचाई करने का सबसे ज्यादा अच्छा सिस्टम है। इलेक्ट्रिक कैंप अर्ली टू पालमपुर, सबसे पहले अगर किसी गांव में इलेक्ट्रिसिटी का हुआ था डेवलपमेंट तो वो पालमपुर था। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसपोर्ट द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है, इजीली आप यहाँ से लेके वहां तक किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। पर्सियन व्हील्स वर देयर, स्टार्टिंग में वहां पे पर्सियन व्हील्स को यूज किया जाता था ताकि जल्दी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। टिल देन यूज बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेशन स्मॉल फील्ड्स। पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच। धीरे धीरे लोगों को ये भी पता चल गया कि जब हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं तो इरिगेशन इजीली से और अच्छे लेवल पे हो जाता है। लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, और उसका इफेक्शन भी बहुत अच्छा आता है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टार्टिंग में पालमपुर में ये जो ट्यूबवेल्स लगाए गए वो गवर्नमेंट ने दिए। सून हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और धीरे धीरे फार्मर के पास जब इनसे पैसा आता गया तो उन्होंने खुद के पर्सनल ट्यूबवेल्स लगाना स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1917 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वाज इरिगेटेड, और इसी वजह से जहां पहले कम था 1960 में, अब 1970 में वो बढ़कर 200 हेक्टेयर हो गया। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन, जैसे कि पालमपुर में बहुत अच्छा सिस्टम है इरिगेशन का, ये जरूरी नहीं कि इंडिया के सब गांवों में ऐसा हो, सब विलेजेस में ऐसा हो। अपार्ट फ्रॉम द रिवर राइन प्लेन्स, अपार्ट फ्रॉम यानी कि रिवर राइन प्लेन्स के अलावा कोस्टल रीजन इन आवर कंट्री आर वेल इरिगेटेड, कोस्टल रीजन बहुत अच्छे से इरिगेटेड है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेट्यू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल, डेक्कन प्लेट्यू में बहुत कम है। Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today, और अगर आज देखा जाए तो हमारे पूरे इंडिया में 40% से कम ही irrigated areas हैं। In the remaining area, farming is largely dependent on rainfall, बाकी में पूरी तरीके से हम बारिश पे डिपेंड होते हैं। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping, जब हम एक ही साल में एक ही लैंड पर एक से ज्यादा करते हैं, फसल करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, तो वो कहलाती है मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, और ये सबसे कॉमन तरीका है किसी भी जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने का। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप। 2 क्रॉप्स तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग थर्ड क्रॉप को भी लेते हैं जैसे पोटैटो। इन द पास्ट 15 to 20 ईयर, पिछले 15 से 20 सालों से ये होता आ रहा है, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग होती आ रही है। पहले व्हीट बाजरा लगता है, फिर पोटैटो लगता है, फिर उसी में रबी लगता है, फिर उसी में शुगर कैन लगता है। नाउ इन दिस टेबल वी कैन सी बिकॉज ऑफ द ट्यूबवेल इरिगेशन 50-51 में 129 था, इंक्रीज होते 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 यही कल्टिवेटेड एरिया 14-15 के अप्रस 155 हेक्टेयर हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट, हम ग्राफ को भी चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा ईयर बढ़ा है वैसे वैसे कल्टिवेटेड हेक्टेयर एरिया भी बढ़ता गया है। नाउ for higher yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season till the mid 1960s. The seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds needed less irrigation. Farmer used cow dung and other natural manure as fertilizer. कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो काउ डंग का यूज करते हैं किसी भी अपनी जो लैंड है उसको क्या करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास आज के न्यू फर्टिलाइजर खरीदने के पैसे नहीं होते, तो वही ऐसे फार्मर होते हैं जो काउ डंग का यूज करते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960 में, उसने ही फार्मर को इंट्रोड्यूस करवाया था एक HYV सीड्स नाम से, जिसकी फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, अगर हम उसको ट्रेडिशनल सीड से कंपेयर करें
तो ये HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रॉमिस करते हैं, यानी कि प्रोड्यूस करने में मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। एक किसी भी सिंगल प्लांट की जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने में एज अ रिजल्ट ये ज़्यादा हेल्प करते हैं। द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर। और इन्हीं का यूज करने से ऐसा हुआ है कि जितना हमें पहले अमाउंट मिलता था उसे कई गुना ज़्यादा अब हमें अमाउंट मिलता है किसी भी फसल को लगाने के बाद। HYV सीड्स however needed plenty of water and also chemical fertilizer। ऐसा नहीं है कि इन सीड्स को लगाना काफ़ी होता है, इसके अलावा इस सीड्स को लगाने के बाद हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और केमिकल फर्टिलाइजर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड के हिसाब से क्या है, हमें कौन से सीड्स यूज़ करने हैं, HYV सीड यूज़ करने हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वाले, तो हमें फर्टिलाइजर भी यूज़ करना पड़ेगा, हमें पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करना पड़ेगा, और वाटर के लिए यानी कि इरिगेशन के लिए हमें कैनाल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, इन सब का, यानी क्योंकि हमें ज़्यादा पानी चाहिए तो इन सब का यूज़ भी करना पड़ेगा। और फिर हमें सिंचाई करने के लिए फार्म मशीनरी जिनमें डीजल्स का यूज़ भी करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। किसी भी HYV सीड्स को यूज करने के लिए पेस्टिसाइड्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, ये सब इसके कॉम्बिनेशन में आते हैं जो अभी हमने पिक्चर में देखा। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। मॉडर्न फार्मिंग मेथड मीन्स HYV सीड्स, जिनके लिए ये सारे इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब जरूरी है। सबसे पहले किसने यूज किया? पंजाब, हरियाणा यानी कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने यूज किया। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, और किसी ने इसको आगे बढ़ाने के लिए फार्म मशीनरी भी यूज करी, लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, विच मेड प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिसने इन सब चीजों को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। दे वर रिवॉर्डेड विच हाई यील्ड ऑफ व्हीट, और इससे गेहूं बहुत अच्छी गई। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 13 किलोग्राम पर हेक्टर, और पर हेक्टर पे कितनी लगी? 13 किलोग्राम, यानी कि 1300 किलोग्राम। With HYV seeds means high yielding variety seeds, the yield went up 32 किलोग्राम, यानी कि 3200 किलोग्राम पर हेक्टर। जहां पे पहले आपकी व्हीट, आपकी गेहूं पर हेक्टर पे 1300 किलोग्राम लगती थी, लेकिन इन सीड्स को यूज करने की वजह से अब वो 3200 किलोग्राम पर हेक्टर मिलती है। काफी लार्ज अमाउंट हमारा इंक्रीज हुआ इन सीड्स को यूज करने से। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। अब उनके पास काफी ऑलमोस्ट डबल अमाउंट था मार्केट में बेचने के लिए। हम यहाँ पे प्रोडक्शन देख सकते हैं, जब यहाँ पे पहले यूज नहीं किया जाता था और करते करते 17-18 में इस प्रोडक्शन के इस सीड्स को यूज करने की वजह से पल्सेस यानी कि दालें और हमारे व्हीट का, इन सब का प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग द HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विद मोर कैश देन बिफोर, और ये भी सच है कि जब हमें मॉडर्न को यूज़ करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जितना पहले कैश की ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा इस मॉडर्न मेथड को यूज़ करने में कैश की ज़रूरत होती है। विल द लैंड सस्टेन, हम मॉडर्न वाली को यूज़ तो करते हैं इस मॉडर्न मेथड को, लेकिन क्या इससे कहीं ज़मीन खराब तो नहीं हो जाती, सस्टेन तो नहीं हो जाती, कहीं किसी तरह का नुकसान तो नहीं होता? लेट्स स्टार्ट। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। सबसे पहले किसी भी जमीन को अच्छी ग्रोथ देने के लिए, उसमें से अच्छी फसल लगाने के लिए ज़रूरी है कि वो एक नेचुरल रिसोर्स बनी रहे, तो इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। तो इन सब का, इस मॉडर्न मेथड का यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत केयरफुल रहें। साइंटिफिकली रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग, ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, जो मॉडर्न मेथड है, हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। अगर देखा जाए तो जितना यूज़ करना चाहिए था जिससे हमारी ज़मीन खराब नहीं हो, उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया गया है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिल सके, उनका अमाउंट बढ़ सके और मार्केट में सेलिंग अच्छी हो सके। इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, और इन्हीं केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जा रही है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसने एक लिमिट लगाई थी इसको यूज करने की, लेकिन ओवर यूज की वजह से ये फर्टिलिटी कम होती जा रही है। ऑल्सो कंटिन्यूज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ऑफ फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन, और हम धीरे धीरे जमीन से ट्यूबवेल के थ्रू जो पानी निकाल रहे हैं इरिगेशन के लिए, इज लेड टू द डिप्रेशन ऑफ द वाटर टेबल, ये पानी के लेवल को भी कम करता जा रहा है।
एनवायरमेंट रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर पानी कम होता जा रहा है, ट्यूबवेल की वजह से सॉइल फर्टिलिटी कम होती जा रही है क्योंकि हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। आर बिल्ट अप ओवर ईयर, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय। अगर एक बार ये फर्टिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई और जमीन का पानी पूरी तरीके से खत्म हो गया तो ये बहुत मुश्किल होगा कि हम इसको दोबारा रिस्टोर कर सकें। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम चाहते हैं इसी तरीके से क्रॉपिंग का अमाउंट उसकी लेवल बढ़ता रहे तो ये बहुत ज़रूरी है कि मॉडर्न मेथड को एक लिमिट में, एक दायरे के अंदर यूज़ किया जाए ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो बना रहे। Chemical fertilizer provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants, but these may not be retained. ये जो chemical fertilizer है ये provide करते हैं, minerals करते हैं और जो कि ये water में easily dissolve हो जाते हैं और फिर plants में भी पाए जाते हैं, लेकिन but ये हमें पानी में भी मिल जाते हैं, ये हमें plants में भी मिल जाते हैं, but नॉट सॉइल फॉर लॉन्ग। लेकिन यही मिनरल्स हमें सॉइल के अंदर नहीं मिलते। दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड। इवन ये पानी को गंदा भी कर देते हैं। रिवर्स एंड लैक्स, केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। इवन ये सॉइल के जो बैक्टीरिया हैं, उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी मार देते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज, अगर हम इनका यूज इसी मात्रा में, इसी लिमिट में, आउट ऑफ लिमिट ओवर यूज करते रहे, द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। तो हमारी सॉइल जो पहले थी उससे भी कम फर्टिलाइट रह जाएगी, यानी कि शायद उसके बाद हम अगर इन मॉडर्न मेथड का भी यूज करें तो ये यूजलेस हो जाएगी। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री, और सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज होता है पंजाब में। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, और ये बहुत जरूरी है कि पंजाब को इसके लिए रोका जाए। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर, लेकिन उल्टा होता है यहाँ पर, पंजाब के जो फार्मर है उनको इस केमिकल का यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फोर्स किया जाता है एंड अदर इनपुट टू अचीव टू सम प्रोडक्शन लेवल, ताकि ये जो प्रोडक्शन का लेवल है ये बढ़ता जाए। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट, और इसी वजह से जो हमारा कल्टिवेशन का कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे आज गेहूं, राइस जो भी हैं, इनका प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मॉडर्न मेथड के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए। अगर फार्मर पैसा लगाएगा तो जब इनका प्रोडक्शन आएगा तो हमें भी ये महंगा ही मिलेगा।